हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक्स ऑफ क्लास 12th। सो इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में कि क्या होता है ये, ठीक है, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो सब। ओके, सबसे पहली चीज़ हमारा इसमें टॉपिक आता है कि मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग statement that provides a systematic record of all the economic transactions between resident of a country and the rest of the world in a given period of time। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है जो प्रोवाइड करती है हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सिस्टम में एक रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है किनका, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हुए हैं हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। Now the next topic is economic transaction। Now what is economic transactions, क्या होते हैं? So economic transaction रेफर करते हैं वो सारे के सारे transaction, all those transactions which involve transfer of the title और ownership of goods, services, money and assets, ठीक है। तो economic transactions यानी कि किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र होना, ट्रांजेक्शन होना, चाहे वो मनी हो, चाहे वो ऑनरशिप हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, ठीक है। इसके बाद ये जो है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को हम 4 कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है विजिबल आइटम्स, देन नेक्स्ट इज इनविजिबल आइटम्स, उसके बाद यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें विजिबल आइटम्स की, तो इसके नाम से ही ये अपने आप को एक्सप्लेन करा है। विजिबल मीन्स जो हमें देख मतलब जिन आइटम्स को हम देख सकते हैं उनको हम विजिबल आइटम्स बोलते हैं, ठीक है। सो दीज इंक्लूडेड ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स, जितने भी फिजिकल गुड्स होती हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है और इम्पोर्ट किया जाता है, ठीक है। इन सबको हम क्या बोलते हैं? विजिबल आइटम्स बोलते हैं। एज दे आर मेड ऑफ सम मैटर, या क्योंकि वो किसी ना किसी चीज़ की बनी होती हैं, ठीक है, और मटेरियल एंड कैन बी सीन टच्ड, और उनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। डेट्स वाई उसको हम विजिबल आइटम्स बोलते हैं। जो मूवमेंट होती है इन तरीके की, मतलब इस टाइप के आइटम्स की, इज ओपन होती है एंड कैन बी वेरीफाइड, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कस्टम ऑफिशियल्स के द्वारा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड आता है हमारा इनविजिबल आइटम्स। अब नाम से ये भी अपने आप को एक्सप्लेन करा है, इनविजिबल यानी कि जिसको हम देख या टच नहीं कर सकते, ठीक है। सो इनविजिबल आइटम्स ऑफ ट्रेड रेफर टू ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज, वो सारी सर्विसेज जैसे कि शिपिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एक्सेट्रा। ये जितनी भी सर्विसेज होती हैं, चाहे टीचिंग को भी आप ले सकते हो इसमें, कुछ भी चीज़, ठीक है, जो विच आर गिवन एंड रिसीव्ड, जो दी जाती हैं और रिसीव करी जाती हैं, इनको हम इनविजिबल आइटम्स बोलते हैं। बिकॉज इनको हम देख नहीं सकते, इसको हम फील नहीं कर सकते, इसको हम टच नहीं कर सकते और इनको मेजर भी नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी कॉल दैम इनविजिबल आइटम्स, ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो इसको आपको अपने नाम से, मतलब जो इसमें नाम दे रखे हैं उससे आपको अपने मन में बिठा लेना है कि इनका मतलब क्या होता है। अब ये भी अपने नाम को अपने आप डिफाइन कर रहा है, यूनिलेटरल, यूनि मीन्स एक तरफ से, और लेटरल ट्रांसफर। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जो होते हैं वो एक तरफे ट्रांसफर्स होते हैं, यानी कि वन वे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इनको हम वन वे ट्रांजेक्शन्स भी बोलते हैं। सो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स इंक्लूड गिफ्ट्स, पर्सनल रेमिटेंसेज एंड अदर वन वे ट्रांजेक्शंस। सिंस दीज ट्रांजेक्शंस डू नॉट इन्वॉल्व एनी क्लेम फॉर रीपेमेंट, दे आर नॉन एज अनइक्विटेड ट्रांसफर्स। तो ये जो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं इसमें जैसे कि गिफ्ट्स हो गए, कोई भी पर्सनल रेमिटेंसेज हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है जो वन वे ट्रांजेक्शन है, यानी कि सिर्फ एक तरफ से हो रहा है, चाहे वो बाहर से हमारे तरफ आ रहा है या फिर हम बाहर मतलब भेज रहे हैं, तो उसको हम वन वे ट्रांजेक्शंस होते हैं मेरे लिए, ठीक है। और ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसमें कोई भी क्लेम नहीं होता कि आपको वापस से रिटर्न में कुछ मिलने वाला है, इसलिए हम इसको यूनिलेटरल बोलते हैं। साथ ही साथ इसको हम अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स भी बोलते हैं। ये ऑप्शंस में आ सकता है MCQs में कि व्हाट इज अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स, और फिर ऑप्शन दे देंगे तो आपको यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जो हैं वही अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स भी होते हैं। फिर आता है कैपिटल ट्रांसफर। तो कैपिटल हम अभी पढ़ते हुए आए हैं हमारे 11th चैप्टर में, 10th चैप्टर में। सो कैपिटल ट्रांसफर्स में क्या होता है? कैपिटल ट्रांसफर्स रिलेट टू कैपिटल रिसिप्ट्स। जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब जिससे ना तो कोई असेट मतलब असेट कम होती है, ना ही लायबिलिटी बनती है, तो वो वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, यानी वो सारी की सारी रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स थ्रू बोरोइंग, चाहे बोरोइंग हो, चाहे सेल ऑफ असेट्स हो, कुछ भी हो सकता है, एंड कैपिटल पेमेंट्स थ्रू कैपिटल रीपेमेंट्स और परचेज ऑफ असेट्स। तो जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं ये सारी की सारी हमारी किस में आती हैं? कैपिटल ट्रांसफर्स में आती हैं, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है यानी कि BOP का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग यूजेस द डबल एंट्री सिस्टम। इसमें हम डबल एंट्री सिस्टम को यूज़ करते हैं। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको बहुत ही अच्छे समझ आएगा ये चीज़, बट स्टिल ईजी है, कोई ज़्यादा इसमें हौवे वाली बात नहीं है।
सो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग यूजेस, इसमें डबल एंट्री सिस्टम यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। इसमें क्या क्या होता है, दो साइड होती है, एक होती है क्रेडिट साइड और एक होती है डेबिट साइड। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड में जो भी हमारे पास पैसे आते हैं, और डेबिट साइड यानी कि जो भी हमारे पास से पैसे जाते हैं। तो मतलब जाते तो नहीं, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड तो अलग सिस्टम है, बट स्टिल आप उसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो क्रेडिट साइड को आपको याद रखना है, इसमें सारे के सारे इनफ्लोज को रिकॉर्ड किया जाता है, ऑल इनफ्लोज और जितने भी सोर्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, इनको रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड पे। और डेबिट साइड में जितने भी आउटफ्लोज होते हैं और यूजेस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, इनको हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे, ठीक है। तो आपको जस्ट इतना याद रखना है, क्रेडिट मीन्स पैसा आ रहा है और डेबिट मीन पैसा जा रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में जाए, कैसे भी जाए, कुछ भी हो, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं इन इकोनॉमिक सेंस। इकोनॉमिक सेंस में जो बीओपी होता है वो हमेशा इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। देखो, जब आप अकाउंट्स में पढ़ते हो तो अकाउंट्स में हमेशा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होना चाहिए वो हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। आप उसको बैलेंस करते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, फलाना फलाना चीज़ें करते हो। बट इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक सेंस में बीओपी नीड नॉट टू बी ऑलवेज इक्वल, की ज़रूरी नहीं है कि बीओपी हमेशा इक्वल हो। तो अगर बैलेंस्ड बीओपी है, बैलेंस्ड बीओपी कब होता है, व्हेन रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल्स टू पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज की रिसिप्ट्स हैं वो किसके इक्वल है, पेमेंट्स के इक्वल है, यानी जितना पैसा आ रहा है उतना ही पैसा जा रहा है, सो इट इज़ इक्वल। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड बीओपी बोलते हैं। इसके बाद आता है सरप्लस बीओपी। सरप्लस बीओपी यानी कि पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज इज, जो रिसिप्ट्स है फॉरेन एक्सचेंज की वो मोर देन है पेमेंट से ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इसके बाद आता है डेफिसिट बीओपी। सो डेफिसिट बीओपी का मतलब होता है जब रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर लेस देन पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे पेमेंट्स ज़्यादा है और रिसिप्ट्स कम है, ओके। सो आई होप आपको ये समझ आएगा बैलेंस ऑफ, मतलब बैलेंस्ड बीओपी क्या होता है, सरप्लस बीओपी क्या होता है और डेफिसिट बीओपी क्या होता है। सरप्लस मीन्स ज़्यादा, डेफिसिट मीन्स कम एंड बैलेंस मीन्स जो दोनों तरफ से बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि बीओटी, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, बीओपी के बारे में। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पढ़ रहे थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हम सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। लेकिन अगर हम बीओटी की बात करें, सो बीओटी का मतलब ही अपने आप में होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, और ट्रेड में हम एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स को ही लेते हैं। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स ही आती हैं, उसमें से भी जो गुड्स होती हैं वो। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। डेट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड को निकालने का फॉर्मूला बनता है एक्सपोर्ट्स में से। जब आप इंपोर्ट्स को माइनस कर देते हो तो आपको बीओटी मिल जाता है। जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो क्रेडिट साइड पे होते हैं और इंपोर्ट्स हमेशा डेबिट साइड पे होते हैं। एक्सपोर्ट क्यों होते हैं क्रेडिट साइड पे, बिकॉज जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा हमारे पास आता है, आपने सामान को एक्सपोर्ट किया है तो आपके पास वहां से पैसा आएगा। दैट मीन्स एक्सपोर्ट्स को हम क्रेडिट साइड में रखेंगे, और इंपोर्ट्स जो होते हैं, जब आप इंपोर्ट करते हो तो पैसा हमारे हाथों से जाता है बिकॉज आप सामान मंगा रहे हो। सो इसलिए हम इसको डेबिट साइड पे करते हैं, ओके। अब देखो, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है यानी बीओटी को हम और किन नामों से जानते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं और ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू में कहीं पर भी कैसे भी घुमा के दे दे तो आपको आना चाहिए सब चीज़ें। इसके बाद जैसे कि हमारा बीओपी सरप्लस और डेफिसिट और बैलेंस होता है, वैसे ही बीओटी भी सरप्लस, डेफिसिट और बैलेंस होता है। नाउ बीओटी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस कब होता है, व्हेन एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स, यानी कि जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो और इम्पोर्ट कम कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो बीओटी होगा वो सरप्लस में होगा। डेफिसिट कब होगा, जब एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स, यानी कि इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स। जब आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो तो तब आपका जो बीओटी होगा वो डेफिसिट में जाएगा। एंड बैलेंस कब होगा, व्हेन एक्सपोर्ट्स आर इक्वल्स टू इंपोर्ट्स, यानी कि आप एक्सपोर्ट भी उतना ही कर रहे हो और इंपोर्ट भी उतना ही कर रहे हो, तो तब आपका जो बीओटी होगा वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओटी यानी कि बीओपी। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो मेनली क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स, यानी कि इसमें सिंपल सा है, एक्सपोर्ट्स में से जब आप इंपोर्ट्स को माइनस कर देते हो, यानी विजिबल आइटम्स का ही सिस्टम होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ, तो हमारा बीओटी निकल आता है। वेयर एज अगर हम बीओपी की बात करें तो बीओपी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू द अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है जो प्रोवाइड करती है हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड सभी के सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम में,
ओके। सेकंड पॉइंट क्या आता है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा BOT इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स। BOT में सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स को ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें BOP की, तो BOP में हम सभी के सभी आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो विजिबल आइटम्स हो, चाहे वो इनविजिबल आइटम्स हो, चाहे यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस हो या फिर कैपिटल ट्रांसफर्स हो, ठीक है। इसके बाद BOT के जो थर्ड पॉइंट है वो है इट इज़ नैरोअर कॉन्सेप्ट। ये छोटा कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ पार्ट होता है BOP का। जो BOT है इट इज़ अ पार्ट ऑफ BOP, वेयर एज जो BOP है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें BOT इंक्लूड होता है, ठीक है। इसके बाद BOT इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर का किसी भी तरीके का जो ट्रांजैक्शन होता है वो BOT में हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं करते। वेयर एज जो BOP होता है इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस कैपिटल नेचर के, ठीक है। अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनफेवरेबल BOT कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल BOP, यानी कि अगर BOT कम है, ठीक है, जब हमें अनफेवरेबल लग रहा है BOT, फॉर एग्जांपल डेफिसिट BOT है, तो उसको तो आप सही कर सकते हो BOP की हेल्प से, लेकिन अनफेवरेबल BOP को आप नहीं सही कर सकते BOT की हेल्प से, बिकॉज BOT इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ BOP, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। नाउ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होते हैं उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है। सो फर्स्ट इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो ये बहुत ही सिंपल सा है कि जो करंट अकाउंट होता है उसमें तीन चीज़ें इंक्लूड करी जाती है, एक तो विजिबल आइटम्स, दूसरे इनविजिबल आइटम्स, तीसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। तो करंट अकाउंट जो होता है वो ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं वो सभी ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ट्रांसफर्स को हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉज अ change in the assets or liabilities of the residents of the country or its government, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम कैपिटल ट्रांसफर्स को ही इंक्लूड करते हैं। उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट होता है वो रिलेटेड होता है क्लेम्स और लाइबिलिटीज से फाइनेंशियल नेचर की, ठीक है। कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड और कैपिटल अकाउंट को हम यूज़ करते हैं फाइनेंस करने के लिए, फाइनेंस डेफिसिट इन करंट अकाउंट में। अगर करंट अकाउंट में कोई भी कमी या कमी पेशी लगती है तो तब हम कैपिटल अकाउंट को यूज़ करते हैं। और जो कैपिटल अकाउंट होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट, यानी कि करंट अकाउंट जो है वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए और बैलेंस करने के लिए हम अधिकतर किसकी हेल्प लेते हैं, कैपिटल अकाउंट की हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट के मेन कंपोनेंट्स की, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। सो मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पहला तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स जैसे कि मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शंस और विजिबल ट्रेड। तो सबसे पहला तो इसमें विजिबल ट्रांजैक्शंस आ गए, सॉरी विजिबल आइटम्स आ गए, विजिबल ट्रेड भी बोल सकते हो। उसके बाद इनविजिबल ट्रेड आते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, ठीक है, और यहाँ पे गुड्स का था। इसके बाद यूनिलेटरल और अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि वन साइडेड ट्रांजैक्शंस होना। फोर्थ आता है इनकम रिसिप्ट्स एंड, और इसमें फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तीन तो याद रखते हैं क्योंकि वो हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये फोर्थ वाला भी इसमें इंक्लूडेड होता है, डेट इज इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। जो इनकम रिसिप्ट्स होती हैं और पेमेंट्स होती हैं उनको भी हम इंक्लूड करते हैं इसमें, ठीक है, जो भी हमारे टू एंड फ्रॉम अब्रॉड होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो करंट अकाउंट है वो हमें शो करता है नेट इनकम को, ठीक है। करंट अकाउंट से हमें क्या पता चलती है, नेट इनकम के बारे में पता चलता है। नाउ एक और जो डिफरेंस आता है वो है BOT और करंट अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो BOT जो है हमें पता है BOT इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स, वेयर एज अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में विजिबल आइटम्स भी होती हैं, नॉन इनविजिबल आइटम्स भी होती हैं और यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल वाली नहीं होती, ठीक है। उसके बाद BOT जो है ये नैरो कॉन्सेप्ट है, अगर हम करंट अकाउंट के कंपेरिजन में भी देखें तो भी BOT एक नैरोयर कॉन्सेप्ट है, बिकॉज BOT जो है वो पार्ट होता है करंट अकाउंट का, वेयर एज करंट अकाउंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट बिकॉज ये BOT को अपने अंदर इंक्लूड करता है, अपने अंदर समा लेता है, ओके जी। इसके बाद हमारा आता है बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, यानी कि हमारा जो करंट अकाउंट है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ओके। सो द नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस इज़ द बैलेंसेज ऑन करेंट अकाउंट, ठीक है। तो जो नेट वैल्यू होती है क्रेडिट की और डेबिट बैलेंसेज की इन द बैलेंसेज ऑन करेंट अकाउंट, इसको हमें बैलेंस करना होता है। सबसे पहला आता है करंट अकाउंट सरप्लस। करंट अकाउंट सरप्लस कब होता है, वैन करंट अकाउंट सरप्लस कब होता है, जब जो क्रेडिट होता है वो ज़्यादा होता है डेबिट से,
इट मीन्स व्हेन क्रेडिट इज मोर देन डेबिट। इसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट में डेफिसिट जो होता है यानी कि सॉरी जो डेबिट होता है वो ज़्यादा होता है क्रेडिट से, ठीक है। और जो करंट अकाउंट सरप्लस वो करंट अकाउंट बैलेंस कब होता है? व्हेन क्रेडिट इज इक्वल्स टू डेबिट, ठीक है। सिंपल सा है बैलेंस ऑन करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। टॉपिक आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इसमें हम कैपिटल अकाउंट में हमने जैसे कि गवर्नमेंट बजट में भी पढ़ा था, तो वही सारी चीज़ें हैं कि बोरोइंग्स होती हैं, लैंडिंग होती है टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, एक तो होती है FDI और दूसरी होती है FII। FDI की अगर हम बात करें तो FDI की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे परचेज कर लेना लैंड और बिल्डिंग दूसरी जगह पर, तो जो लैंड और बिल्डिंग है वो आपकी खुद की हो गई है, इसमें आपने डायरेक्ट इन्वेस्ट करा है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की, तो जैसे कि शेयर खरीद लेना किसी कंपनी के दूसरी कंट्री में, तो उसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट आपको समझ आ गया होगा, दो तरीके की होती है, एक होती है FDI और दूसरी होती है FII। FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब आप डायरेक्टली किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हो, चाहे आप वहाँ पे बिल्डिंग खरीद लो, लैंड खरीद लो, कुछ भी हो सकता है। और FII होता है जैसे शेयर खरीद लेना, बॉन्ड खरीद लेना, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। थर्ड आता है इसमें चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में चेंज होना, ये भी हमारा कैपिटल अकाउंट में ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो सरप्लस कब होता है कैपिटल अकाउंट में? व्हेन क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन डेबिट आइटम्स। और डेफिसिट कब होता है? व्हेन क्रेडिट आइटम्स आर लेस देन डेबिट आइटम्स, ठीक है। वही सेम चीज़ है, बस इसमें कैपिटल अकाउंट है, उसमें करंट अकाउंट था, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगर हम वर्सेस करके देखें बैलेंस ऑन करंट अकाउंट वर्सेस बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट में, सो बैलेंस जो होता है करंट अकाउंट और बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट आर इंटर रिलेटेड, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अ डेफिसिट इन करंट अकाउंट मस्ट बी सेटल्ड बाय अ सरप्लस ऑन द कैपिटल अकाउंट, यानी कि अगर आपके करंट अकाउंट में डेफिसिट है, यानी करंट अकाउंट में क्या सिस्टम चल रहा है? व्हेन डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? जो कैपिटल अकाउंट होता है उसको यूज़ किया जाता है उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। सो मस्ट बी सेटल्ड बाय अ सरप्लस, कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से हम उसको बैलेंस कर देते हैं। उसके बाद कैपिटल अ सरप्लस इन द करंट अकाउंट मस्ट बी मैच्ड बाय अ डेफिसिट ऑन द कैपिटल अकाउंट, और जो सरप्लस होता है करंट अकाउंट का उसको भी हम सही कैसे कर देते हैं? कैपिटल अकाउंट के डेफिसिट से। जो कैपिटल अकाउंट है मेनली हमें यहाँ से क्या समझ आता है? कैपिटल अकाउंट को हम यूज़ करते हैं करंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए, चाहे वो डेफिसिट हो चाहे वो सरप्लस हो, हमें करंट अकाउंट हमेशा बैलेंस चाहिए होता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट की, यानी कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस ब्रिंग अ चेंज इन द करंट लेवल ऑफ कंट्रीज इनकम, यानी कि जो कंट्री की करंट लेवल की इनकम है उसमें जो चेंज होता है वो किसकी वजह से आता है? वो हमारा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की वजह से आता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन कैपिटल स्टॉक ऑफ अ कंट्री, यानी कि कंट्री का जो कैपिटल स्टॉक है उसमें चेंज लाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? कैपिटल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। इसके बाद जो करंट अकाउंट होता है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज इट इंक्लूड्स आइटम्स ऑफ फ्लो नेचर, क्योंकि इसमें फ्लो नेचर की आइटम्स इंक्लूडेड होती हैं, इसीलिए जो करंट अकाउंट है वो क्या होता है? फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। वहीं पर अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट की, तो ये जो होता है ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज इसमें जितनी भी आइटम्स होती हैं वो एक्सप्रेस करती हैं चेंज इन स्टॉक को, ठीक है। So current account is a flow concept because it includes all items of flow nature, whereas capital account is a stock concept as it includes all items expressing changes in stock। तो अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि करंट अकाउंट जो है वो कौन से मतलब ये किस तरीके का कॉन्सेप्ट है और आपको ऑप्शंस दिए गए होते हैं, तो आपको फ्लो कॉन्सेप्ट लिखना है, whereas capital is a stock concept, ठीक है। इसके बाद जो करंट अकाउंट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है? उसमें हम प्लस करते हैं विजिबल ट्रेड को, इनविजिबल ट्रेड को, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को और इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को। वेयर एज अगर हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, तो इसमें बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड प्लस इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड प्लस चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो आता है वो है हमारा ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। सीधा सीधा पूछते हैं कि डिफरेंस बताओ ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स के बीच में। सो ऑटोनोमस आइटम्स क्या होती है? सो ऑटोनोमस आइटम रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, यानी कि वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो टेक प्लेस करती हैं ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि अगर आपका ऑटोनोमस आइटम्स आता है तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करी जाती है, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए करी जाती है। वेयर एज जो अकोमोडेटिंग
एकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं वो रेफर करती हैं उन ट्रांजैक्शन से जो अंडरटेक करा जाता है लोअर डेफिसिट या फिर सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, यानी कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन को सही करने के लिए हम एकोमोडेटिंग आइटम्स या फिर एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट, यानी कि जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन होती है उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता बीओपी अकाउंट से, यानी दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इट एंड दे आर इंडिपेंडेंट। वेयर एज अगर हम बात कर रहे हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस की, तो ये जो होती है ये अंडरटेक करी जाती हैं मेंटेन करने के लिए बैलेंस इन बीओपी अकाउंट, यानी कि बीओपी अकाउंट को बैलेंस करने के लिए हम एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं। ठीक है, जैसे हमने करंट और कैपिटल में पढ़ा था वही सेम चक्कर है यहाँ पर भी। ठीक है, इसके बाद जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होती हैं टेक प्लेस बोथ इन कैपिटल एंड करेंट अकाउंट्स। ठीक है, तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस करेंट अकाउंट में भी होती है और कैपिटल अकाउंट में भी होती है। वेयर एज जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं ये टेक प्लेस करती हैं सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होती हैं दीज आइटम्स आर ऑल्सो नॉन एज अबव द लाइन आइटम्स, यानी कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस को हम अबव द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं और एकोमोडेटिंग आइटम्स को हम बिलो द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस इसमें एक छोटा सा टॉपिक था कि डेफिसिट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। सो डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अराइजेज, ये कब होता है जब टोटल इनफ्लोज जो होते हैं ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, याद रखना यहाँ पे मेन जो वर्ड है वो है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो जब टोटल इनफ्लोज जो होते हैं अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस में वो कम होते हैं टोटल इनफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस, तो उसमें क्या होता है डेफिसिट आ जाता है बीओपी अकाउंट में। ठीक है, तो बीओपी में डेफिसिट कब होता है जब टोटल इनफ्लोज जो होते हैं आर लेस देन टोटल इनफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस। ठीक है, सो व्हेन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर लेस देन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा खत्म होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट डाउन बिलो। फॉर मोर सच वीडियोज़ यू कैन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।